बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यह भारत के राष्ट्रपति, जिसे आप महान राष्ट्रपति कह ले, वह थे। तो सबसे पहले हम इसका डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानेंगे। तो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वर में इनका जन्म हुए थे। और इसका अगर हम स्वर्गवास का बात करें तो 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में इसका स्वर्गवास हो गए थे। तो सबसे पहले हम कलाम सर के उपलब्धियां के बारे में कुछ जानते हैं। तो शो स्टार्टेड। जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात है। इनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वारा इनके लिए स्वतः खुल गए। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्बल नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उदाहरणीय का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया। इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना अत्यंत है कि वह सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते हैं। यह एक ऐसी स्वीकार्य भारतीय है जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यह एक जीवित प्रेरणा की सत्य कथा है। इसके बाद हम इसका जीवन के बारे में देखेंगे। तो इसका हम जीवन परिचय के बारे में थोड़ा हम कुछ देख लें। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। द्वीप जैसा छोटा सा शहर प्राकृतिक छटा सा भरपूर था। शायद इसलिए अब्दुल कलाम जी का प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा है। रामेश्वर का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र के निकटता के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा है। इसके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। इनके संबंध रामेश्वर के हिंदू नेताओं तथा अध्यापकों के साथ काफ़ी स्नेहपूर्ण थे। अब्दुल कलाम जी अपने आरंभिक शिक्षा जारी करने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। इसके बाद हम इसका संयुक्त परिवार के बारे में कुछ जानते हैं। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से पता जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। इनका कहना था कि वह घर में 3 झूले जिसमें बच्चों को रखा और सुलाया जाता था देखने के अभ्यस्त थे। इनके दादी माँ और माँ द्वारा ही पूरी परिवर्ष की जाती थी। घर में वातावरण में प्रसन्नता और वेदना दोनों का वास था। इनके घर में कितने लोग थे और इनकी माँ बहुत लोगों को खाना बनाती थी, क्योंकि घर में 3 भरे भूरी परिवारों के साथ साथ बाहर के लोग भी हमारे साथ खाना खाते थे। इनके घर में खुशियाँ भी थी तो मुश्किलें भी थी। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनकी दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। अब्दुल कलाम के पिता चारों वक्त नमाज पढ़ते थे और जीवन में एक सच्चे इंसान थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में कुछ हम जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम के जीवन की एक घटना है कि यह भाई बहनों के साथ खाना खा रहे थे। इनके यहाँ चावल खूब होता था, इसलिए खाने में वही दिया जाता था। रोटियां कम मिलती थी। जब इनकी माँ ने
इनको रोटियां ज़्यादा दे दी तो इनके भाई ने एक बड़े सच का खुलासा किया। इनके भाई ने अलग ले जाकर इनसे कहा कि माँ के लिए एक भी रोटी नहीं बची और तुम्हें इन्होंने ज़्यादा रोटियां दे दी है। वह बहुत कठिन समय था और उनके भाई चाहते थे कि अब्दुल कलाम जिम्मेदारी का व्यवहार करे। तब यह अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सके और दौड़कर माँ के गले जाके लगे। उन दिनों कलाम कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। इन्हें परिवार में से सबसे अधिक स्नेह प्राप्त हुआ क्योंकि यह परिवार में सबसे छोटे थे। तब घरों में विद्युत नहीं थी और केरोसिन तेल की दीपक जला करते थे जिनका समय रात्रि 7 से 9 तक नियत था। लेकिन यह अपने माता के अतिरिक्त स्नेह के कारण पढ़ाई करने हेतु रात के 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन में इनकी माता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनकी माता ने 92 वर्ष की उम्र में पाई वह प्रेम, दया, स्नेह की प्रतिमूर्ति थी। उनका स्वभाव बेहद शालीन था। इनकी माता पांचों समय की नमाज अदा करती थी। जब इन्हें नमाज करते हुए अब्दुल कलाम देखते थे तो इन्हें रूहानी सुकून और प्रेरणा प्राप्त होती थी। जिस घर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था वह आज भी रामेश्वर के मस्जिद मार्ग पर स्थित है। इसके साथ ही इनके भाई की कलाकृतियों की दुकान भी संलग्न है। यहाँ पर्यटक इसी कारण खींची चली आती है क्योंकि अब्दुल कलाम का आवास स्थित है। 1964 में 33 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जल की भयानक विनाश लीला देखी और जल की शक्ति का वास्तविक अनुमान लगाया। चक्रवाती तूफान में पाइबन पुल और यात्राओं से भरी एक रेलगाड़ी के साथ साथ अब्दुल कलाम का पुश्तैनी गांव धनुषकौड़ी भी बह गया था। जब यह मात्र 19 वर्ष के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी महसूस किया। युद्ध का दावानल रामेश्वर के द्वार तक पहुंचा था। इस परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। इसके बाद हम इनके विद्यार्थी जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम जितना भी बोले बहुत कम ही होगा क्योंकि हम बहुत बड़ा इसका फैन है। तो चलिए इसका विद्यार्थी जीवन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे तब से यह सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करने के बाद गणित के अध्यापक स्वामियर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। स्वामियर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता था वह उसे नहीं पढ़ाते थे। स्वामियर एक अनोखे अध्यापक थे और 5 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। इनके माता इन्हें उठाकर स्नान कराती थी और नाश्ता करवाकर ट्यूशन पढ़ने भेज देती थी। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उसके बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर कुरान शरीफ का अध्ययन करने के लिए वह अरीसीख स्कूल मदरसा चले जाते थे। इसके पश्चात अब्दुल कलाम रामेश्वर के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्रित करते थे। इस प्रकार इन्हें 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। उन दिनों धनुषकौड़ी से मील ट्रेन गुजरती थी लेकिन वहां उसका ठहराव नहीं होता था। चलती ट्रेन से ही अखबार के बंडल रेलवे स्टेशन पर फेंक दिए जाते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वर शहर की सड़कों पर दौड़ कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। अब्दुल कलाम अपनी भाइयों में सबसे छोटी थे। दूसरे घर के लिए थोड़ी कमाई भी कर लेता था, इसलिए इसकी माँ का प्यार इन पर कुछ ज़्यादा ही था। अब्दुल कलाम अखबार वितरण का कार्य करके प्रतिदिन प्रातः 8 बजे घर लौट जाते थे। इनके माता अन्य बच्चों की तुलना में इन्हें अच्छा नाश्ता देती थी क्योंकि यह पढ़ाई और धनार्जन दोनों कार्य कर रहे थे। शाम को स्कूल से लौटने के बाद यह पुनः रामेश्वर जाते थे ताकि ग्राहकों से बकाया पैसा प्राप्त कर सके।
इस प्रकार वह एक किशोर के रूप में भाग दौड़ करते हुए पढ़ाई और जनाधारण कर रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी करियर के बारे में हम इसका बात करते हैं। तो चलिए सो स्टार्टेड। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुई। कलाम ने अपनी करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटी हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्ट नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमिटी फॉर रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 ईस्वी में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। वहां वह भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो सही कार्य कर रहे हैं, वही इसमें ही उनका मन लगने लगा था। 1963 और 1964 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा के भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा चंद्रता जिनकी देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी विख्यात इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम को देखरेख में किया। वह इस परियोजना में मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल दे दी है। 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चिदंबरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिली मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया है। इसके बाद हम देखते भारत के राष्ट्रपति, माने कि भारत के राष्ट्रपति के योगदान क्या थे APJ अब्दुल कलाम के। तो सो स्टार्टेड। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर NDA की संगठन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, पर राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्हें ये विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल के समाप्ति के बाद एक बार
फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपने उम्मीदवार का विचार त्याग दिया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद का समय। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर, अरण्यांत यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अरण्यांत यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी में भी पढ़ाया था। कलाम हमेशा से देश की युवाओं और उनके भविष्य को बेहतरीन बनाने के बारे में बात करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई बुक भी लिखे, जिनमें से बहुत सारे प्रमुख हैं इंडिया 2020, विजन फॉर द न्यू मिलेनियम्स, etc। इसके बाद हम बात करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान का। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट से उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर कलाम का परलोक सिधार गए। इसके बाद अब्दुल कलाम के कुछ शब्दों के बारे में हम जानेंगे, तो चलिए। APJ अब्दुल कलाम अपने शब्दों में कुछ बताते हैं कि अध्यापकों के संबंध में अब्दुल कलाम काफ़ी खुशकिस्मत थे। इन्हें शिक्षण काल में सदैव 2-1 अध्यापक ऐसे प्राप्त हुए जो योग्य थे और उनकी कृपा भी इन पर रही। यह समय 1936 से 57 के मध्यकाल का था। ऐसे में इन्हें अनुभव हुआ कि वह अपने अध्यापकों द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। तो APJ अब्दुल कलाम का यह बायोग्राफी ख़त्म होता है। APJ अब्दुल कलाम सर जो थे, इनके बारे में जितना भी बोले बहुत कम ही होगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।